हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, मतलब कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम बात करेंगे आंदोलनकारी समूह के बारे में। आंदोलनकारी समूह ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन का। यहां से मैं बात करनी है आंदोलनकारी समूह के बारे में कि मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो अगर अपन बात करें कि समूह क्या होते हैं, तो समूह को आप समझते हैं क्या कहलाते हैं। समूह मतलब जहां पर लोग अधिक संख्या में होते हैं, है ना, जहां पर क्या होती है, संख्या अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं, वो आपका समूह कहलाएगा। अब इसमें एक और नाम लिखा है जिसको क्या कहते हैं, आंदोलनकारी, है ना, मूवमेंट। अब ऐसे लोग, मतलब इसमें एक चीज और ऐड करते जिसको क्या कह दिया गया, आंदोलन। ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है कि जो कोई ना कोई आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी कौन है, जो किसी ना किसी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आंदोलनकारी कहा जाता है। ऐसे आंदोलनकारी समूहों के बारे में बात करनी है कि ऐसे कौन कौन से समूह हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एक दो उदाहरण लेकर भी हम देखेंगे कि आंदोलनकारी समूह का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा। दबाव समूह जो होता है, दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में भी कई तरह के समूह शामिल होते हैं। हमने दबाव समूह की जब बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर, तो हमने जाना था ये कि दबाव समूह में अलग अलग जो ग्रुप हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें काम करती हैं। जैसे हमने मजदूर संगठन की बात करी थी, जैसे हमने महिला संगठन की बात करी थी, हमने सरकारी लोगों की संगठन की बात करी थी। ऐसे कई सारे, हमने किसान आंदोलन या किसान संगठन की बात करी थी। तो ऐसे कई सारे संगठनों को इसमें शामिल किया गया था। तो मतलब क्या हो गया था, दबाव समूह और आंदोलन को हमने ये समझा था कि दबाव समूह और आंदोलन इसमें सीधे तौर पर इस सत्ता पर नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से ये चाहते हैं कि इनके जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति की जाए। और जिस चीज से संबंधित होते हैं, जिस समुदाय से संबंधित होते हैं, जिस संस्था से संबंधित होते हैं, उस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह वो बात हो गई। अब आंदोलन के बारे में बात करनी है, तो आंदोलनकारी समूह भी कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं कि जो बच्चे कुछ लोग हो गए, दबे कुचले लोग हो गए, उनकी आवाज कौन उठाएगा। उनकी आवाज उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो उनकी आवाज उठाने के लिए आप देखिए, दबाव समूह क्या है कि आप उसी के समान किसी आंदोलन में, ना, उसी के समान किसी आंदोलन में आपको कई समूह काम करते मिलेंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, आंदोलनकारी समूह कहा जाता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। दबाव समूह किसी खास मुद्दे पर केंद्रित नहीं होता, वो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं लगातार कि हमको ये करवाना है, इसके बाद ये करवाना है। आंदोलन जो है वो आप देखेंगे झट से तैयार होते हैं। झट से तैयार होंगे मतलब क्या है, किसी एक चीज को लेकर ये तैयार होंगे। तैयार होने के बाद कोई एक चीज आई, उसको तैयार होने के बाद क्या होता है ना, कि उसके लिए तुरंत ये काम करेंगे। वो जैसे ही चीज 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चली, उसके बाद मामला क्या होता है, शिथिल पड़ जाता है, इसका संगठन भी कमजोर पड़ जाता है। मतलब हम क्या कहें कि आंदोलन जो है वो एक स्फूर्त, मतलब एक बहुत तेजी से आया, एक मूवमेंट, एक तेजी से आई हवा का झोंका होता है। आया, उसने हलचल मचाई, अपना काम किया और चला जाता है। पता नहीं चलता है कैसे आता है और कहां चला जाता है, हम ये नहीं पता कर पाते। मतलब आंदोलन हमेशा संगठित तरीके से नहीं चलते, कोई संगठन नहीं होता इसका। इसमें कई सारे संगठन मिलकर कोई एक आंदोलन करते हैं, उद्देश्य की पूर्ति हो गई, या तो सफल होगा या विफल होगा, और आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं ना, कोई भी एक टारगेट को लेकर। जैसे आपने अभी हाल में पढ़े होंगे, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जेपी आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपने काले धन के आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा, ब्लैक मनी। आपने कई सारे गांधी जी के आंदोलनों के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बात करते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। आंदोलन क्या है, एक कोई खास चीज, खास मुद्दे को लेकर इनके द्वारा कोई कैंपेन चला देना, इनके द्वारा कोई आंदोलन कर देना, उसको क्या कहते हैं, वो आपका आंदोलन हो जाएगा। ऐसे आंदोलन क्या है, हमने बात करी, एक सीमित समय के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। मतलब ये इतनी तेजी से आते हैं ना, इतनी तेजी से आंधी आती ना, जितनी तेज आंधी आती है वैसे आते हैं। तो इनका समय फिक्स होता है कि एक निश्चित समय में अगर चीज अचीव हो गई तो हो गई, तो आंदोलन आगे बढ़ जाएगा।
आंधी तेज आई और अपना काम कर पाई। आपने देखा है कई सारी जगह आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ उखड़ जाते हैं, कई जगह नहीं उखड़ पाते। एक निश्चित समय होता है कि बस आप देखते होंगे कि उस निश्चित समय में जब आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और घास नहीं उखड़ पाती है। थोड़ी देर उसको सस्टेन करना है, बहुत थोड़ा सा समय उसको लगाना है, मतलब वो थोड़ा सा समय उसको गुजारना है कि समय गुजर जाए फिर अपना कुछ नहीं होगा। उस दौरान जो पेड़ टिके रह जाते हैं कैसे भी करके वो भी नहीं गिर पाते। तो ऐसे ही आंदोलन का भी कॉन्सेप्ट है कि आंदोलन एकदम हवा के झोंके के जैसे बहुत तेज आता है, उसका एक समय फिक्स है, वो एक निश्चित समय के भीतर अपने उद्देश्य को पाना चाहता है। अगर उस उद्देश्य की उसने प्राप्ति कर ली तो आंदोलन सफल, और अगर वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाया तो आंदोलन असफल। दोनों ही स्थिति में आंदोलन क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन में कई सारे लोग शामिल होते हैं, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग दल के लोग इसमें शामिल होते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। कई सारे आंदोलन जो है वो ज्यादा सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल होते हैं, कई सारे लोगों को लेकर चलते हैं। अब यहां पर दो चीजें हमें समझ में आ गई कि यहां कह रहे हैं कि एक आंदोलन एक समय सीमा जो है वो निश्चित एक कम समय सीमा के अंदर बात करें। दूसरी बात की जा रही है कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौमिक होते हैं, जब ये दायरा अपना बड़ा कर देते हैं, जब इनका कैचमेंट एरिया मतलब जो एरिया है, क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, जब वो बड़ा कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो इस क्षेत्र को बड़ा कर देंगे तो उसमें फिर इनको लंबे समय तक रहना पड़ेगा। जैसे हम बात करें महिला आंदोलन की, जैसे हम सभी आंदोलनों को जोड़कर बात कर दें आजादी के आंदोलन, आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे आंदोलन चले हैं, उनके उद्देश्य छोटे छोटे होंगे कि हमको ये करना है। लेकिन आजादी के लिए जो आंदोलन चला वो लंबा टारगेट लेकर चला था कि भारत की आजादी हम करवा देंगे, भारत को हम स्वतंत्र करवा देंगे, फ्रीडम हम इसको दिलवा देंगे, उसके बाद ही इस आंदोलन का कुछ होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। ये वाला कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहलाते हैं। वो अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, जैसे छोटे छोटे कई सारे कार्यक्रम चले। जैसे महिला आंदोलन की बात करें आपकी, पहले महिलाओं के लिए सती प्रथा पर बात की गई, फिर शिक्षा पर बात की गई, फिर उनकी पब्लिक राजनीति में आने की बात की गई, समान भागीदारी की बात की गई, समान अधिकार की बात की गई। तो ये आंदोलनों का उद्देश्य बहुत बड़ा है और इसमें किसी खास महिला को टारगेट नहीं किया गया, किसी खास महिला समुदाय को टारगेट नहीं किया गया। ऐसे ही भारत की आजादी में किसी एक इलाके को टारगेट नहीं किया गया, पूरे देश को टारगेट किया गया। तो जब हम बड़ा उद्देश्य रखते हैं तो फिर ऐसे बड़े उद्देश्यों वाले आंदोलनों की समय अवधि भी बड़ी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि आसानी से बहुत कम समय में इसको हासिल नहीं कर सकते। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन है ना, लोकतंत्र के आंदोलन का एक विशिष्ट उद्देश्य था। आपने देखा कि इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, यहां पर डेमोक्रेसी यहां पर आ जाए, है ना, डेमोक्रेसी की ये एस्टेब्लिशमेंट चाहते थे। साथ ही साथ हम बात करें कि राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना चाहते थे। इन आदेशों के द्वारा राजा ने क्या किया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, है ना। राजा के आदेश को क्यों वापस करना चाहते थे, क्योंकि राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, जो डेमोक्रेसी थी उसको इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो उस डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित करने के लिए एक आंदोलन नेपाल में किया गया था। भारत में अगर आप देखते हैं तो भारत में एक आंदोलन है जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब क्या हो गया है, नर्मदा जी क्या है, तो नर्मदा जी एक नदी है। अगर आप देखें कुछ इस तरीके से नदी वो बह रही है, आगे समझ में बहते हुए, है ना, ये नदी कुछ इस तरीके से बह रही है। ये नदी चली जा रही है, इस नदी का नाम है, इसको कहते हैं नर्मदा। अब इसमें नर्मदा बचाओ का मतलब क्या है, नर्मदा बचाओ का मतलब इसमें इस कारण से कहा गया कि इस पर जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं। पानी या नदी की प्रकृति है, हवा का काम है बहना, हवा का काम है चलना और नदी का काम है बहना। पता है, गाना सुना होगा आपने। नदी की प्रकृति होती है कि वो बहती रहे, अगर वो बह रही है तो आप देखते हैं कि उसमें इंप्योरिटी मतलब जो भी कचरा आता है वो उससे निकलकर समुद्र वगैरह में चला जाता है, और पानी हमेशा बहता रहता है, तो उसमें एक सॉफ्ट एनर्जी रहती है उसके एनिमल्स के लिए। दूसरी चीज कि जब भी आप इस पर बांध बनाएंगे, बांध का मतलब क्या होता है, तो बांध का मतलब अगर आप सिंपल सा समझें, बांध का मतलब होता है इस नदी पर एक अवरोध को पैदा कर देना। आपने ये अवरोध पैदा कर दिया, फिर आपने एक और अवरोध पैदा कर दिया, फिर आपने एक और अवरोध पैदा कर दिया, एक और अवरोध पैदा कर दिया, आपने जगह जगह ये बांध बना दिए।
जैसे ही आप इस प्रकार के बांध बनाते हैं तो इससे क्या होता है, पानी का रुकना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पानी रुकेगा। अब पानी रुकेगा, यहां पर ये बांध बना दिया, दीवार की ऊंचाई ज्यादा कर दी तो पानी क्या होगा, इतने बड़े इलाके में भरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये उसका एरिया जाएगा जहां पर पानी भरना स्टार्ट होगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, कई सारे गांव होंगे, यहां पर एक छोटा सा गांव होगा, यहां पर एक गांव होगा, यहां पर एक गांव होगा, है ना। ये गांव के लोग क्या होंगे, इनको विस्थापित होना पड़ेगा। मतलब जब गांव पानी में डूबने लगेगा तो लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, लोगों को भी नुकसान होगा, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इससे उनको नुकसान होगा। इसलिए कहा गया नर्मदा बचाओ। अब जब बार बार आप बांध बना देंगे तो पानी बह नहीं पाएगा, तो जो जानवर होता है वो भी आगे की तरफ नहीं आ पाएगा। जलीय जानवर, एक्वाटिक लाइफ जिसको आप कहेंगे, एक्वाटिक एनिमल जो होता है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। मतलब मछली, है ना, जो मगरमच्छ, ये सब आगे की तरफ आपके नहीं आ पाएंगे। जब आ नहीं पाएंगे तो इनको भी थोड़ा सा, जैसे हमको आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, कैसा लगता है, कुछ दिन में थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, ऐसे ही इनको भी लगेगा, तो उनकी भी प्रोग्रेस घटना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं इस बांध में, आप बोलेंगे सर हम गेट तो बनाते हैं, यहां पर अपन गेट बनाते हैं, पता है कि नहीं, बार बार गेट बनाने का कारण क्या है, गेट हम इसलिए बनाते हैं यहां पर कि ताकि क्या हो सके कि कभी पानी ज्यादा हो गया है तो हम इन गेट के माध्यम से छोड़कर आगे बढ़ा सके। तो ये ऐसे बांध यहां पर बनाए जा रहे थे, और इस पर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किसके कारण से होता है, सरदार सरोवर बांध जो आता है ना, सरदार सरोवर बांध। अब ये सरदार सरोवर बांध कहां है, तो आप देखेंगे कि ये गुजरात में आपको मिलता है। कहां पर है, गुजरात में, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर लगाई गई है ना, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी यहीं पर स्थापित की गई है, और उसी मूर्ति के को क्या कहा गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, वो सरदार सरोवर बांध में ही स्थापित की गई है। इस सरदार सरोवर बांध की हाइट ज्यादा थी, इससे पानी, नदी में पानी क्या होगा, ज्यादा भरेगा, इससे क्या होंगे, कई सारे आसपास के गांव डूबेंगे तो लोग क्या होंगे, लोग विस्थापित होंगे। विस्थापित मतलब अपना गांव छोड़कर कोई दूसरी जगह बसेंगे, जिससे उनकी दिनचर्या पर असर पड़ेगा, उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। इसका उद्देश्य है ना, इस सरदार सरोवर बांध का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो ये आपका जो आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या है, बांध को बनने से रोकना था कि बांध ना बनाया जाए। धीरे धीरे इस आंदोलन ने क्या किया, व्यापक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आंदोलन थोड़े समय के लिए मतलब क्या हुआ कि आंदोलन क्या होता है, इस प्रकार आपको समझ में आया कि आंदोलन थोड़े समय के लिए सक्रिय हो पाते हैं। अब देखो, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पर ही हम आगे बात करें। जैसे आप देखेंगे नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, ऐसा नारा यहां पर दिया गया, इस तरीके से लोगो तैयार किया गया। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन पहले क्या था, केवल नर्मदा बचाओ की बात होने लगी, फिर पहले लोगों के विस्थापन की बात करते थे, फिर पर्यावरण सुरक्षा की बात करेंगे, फिर जलीय जीवन के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे उसमें मुद्दे कई सारे बढ़ते चले गए। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है, ऐसे ही आंदोलन है। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है, कई सारे संगठन काम करते हैं उसमें। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके संगठन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग संगठन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व भी अलहदा है, और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग है। मतलब नेतृत्व भी अलग अलग है और नीतिगत मसलों पर इनकी राय भी आपको अक्सर अलग अलग देखने को मिलती है, एक सी राय हम नहीं देख पाते हैं। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझेदारी है ना, ये क्या है, एक व्यापक उद्देश्य के लिए एक साझेदारी पार्टनरशिप तैयार की गई है, और इनका दृष्टिकोण, साइट एंगल, देखने का तरीका कैसा होता है, एक जैसा होता है ना। एक जैसे नजरिए से ये एक दूसरे को देखते हैं, या एक जैसे नजरिए से ही क्या होता है, एक जैसे नजरिए को ही ये देख पाते हैं, और उसी के साथ फिर ये आगे बढ़ पाते हैं। नजरिया नहीं मिलेगा, हम साथ नहीं चल पाएंगे। हम कह रहे हैं कि चाय पीना है, वो कह रहा है कि नहीं चाय वाय नहीं पीना है, कुछ और पीना है, तो कैसे साथ बनेगी। हम चाय पी के स्फूर्ति लाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ और पी के डल होने की कोशिश कर रहा है। नजरिया मिला ही नहीं ना, नजरिया नहीं मिला तो हम कैसे आगे चलेंगे, समझ रहा ना मेरी बात को। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया गया। जैसे चाहे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें या छोटे मोटे किसी भी आंदोलन की बात करें, अगर इस प्रकार के आंदोलन है तो उनको पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया गया, जिनमें सबका नजरिया एक सा है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। संगठन होगा ढीला ढाला सा, कुछ काम नहीं कर रहा, कभी 2-4-5 महीने में एक्टिव हो जाएगा। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, जिसको आप
NAPM कहते हैं, ऐसा ही संगठनों का एक संगठन है, ढीला ढाला सा काम करने वाला इस प्रकार का संगठन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। किस संगठन के? जिसकी अभी अपन ने बात करी, कौन सा? NAPM के बारे में, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। तो कई सारे आंदोलनकारी समूह जो है वो इसके इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। मतलब क्या है इसका काम? कोऑर्डिनेशन बैठाने का, ये वाला ग्रुप दोनों को साथ लाओ और एक आंदोलन में अगर हिस्सा हो रहा है तो करवाओ। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं, अलग अलग प्रकार से असर डालते हैं। देखते हैं कैसे कैसे असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करते हैं। समर्थन कहलाता है सपोर्ट, और सहानुभूति कहलाती है कि जब हम, अरे यार कुछ नहीं, इसको एक बार सिंपैथी गेन कर लेना कि भाई ऑटोमेटिकली कोई हमसे कटना भी चाह रहा है तो कम से कम इस बार तो हमारे साथ आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वो सहानुभूति कहलाती है। तो वो क्या करते हैं? जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए वो क्या करेंगे? कई सारी कैंपेन चलाएंगे, अलग अलग काम करेंगे। जैसे आप देखें, इसके लिए सूचना अभियान चलाना। सूचना अभियान के अंतर्गत कई प्रकार की सूचनाएं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, कई प्रकार की जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं। बैठक आयोजित करते हैं, अर्जी दायर करते हैं, बैठकें जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, अर्जियां लगाएंगे, है ना। इन सब तरीकों का वो सहारा लेते हैं ताकि जन समर्थन इकट्ठा कर सकें और सहानुभूति हासिल कर सकें। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे, है ना। अगर मीडिया को उन्हें प्रभावित कर लिया तो पेपर वाला भी छापेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कैमरा लगा के दिखाएगी कि बोले भैया ये चल रहा है, आपने देखा है टीवियों में। तो वो मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके मुद्दों को ज्यादा उठाकर सामने दिखाएं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं, है ना। ऐसे समूह क्या होते हैं कि जो जैसे हड़ताल होती है या सरकारी कामकाज है, हड़ताल के माध्यम से या सरकारी कामकाज अगर हो रहा है तो उसमें बाधा पहुंचाने की जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चक्का जाम कर देना, आपने सुना होगा बंद, आपने बहुत सुना होगा कि आज बंद बुलाया है, फलाना शहर बंद है, मुंबई बंद है ना। तो ये बंद बुलाकर क्या करेंगे? कोई भी जाते हुए किसी को दुकान नहीं खोलने देंगे, ऑटो टैक्सी नहीं चलेगी, है ना। आपने सुना होगा टैक्सी हड़ताल, है ना, सुना है कि नहीं? टैक्सी की हड़ताल, तो टैक्सियां नहीं चलेंगी तो लोकल जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, तो काम में बाधा पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग उनको ध्यान देंगे, फिर उनकी बात करेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे अब मजदूर संगठन है, कर्मचारी संघ है, अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसे युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मजदूर संगठन हो चाहे कर्मचारी संघ हो, कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे और ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। जो अगर व्यवसाय समूह है वो क्या करते हैं? विज्ञापनों के माध्यम से सारे काम करवाते हैं। दबाव समूह अथवा, है ना, दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं ना। दबाव समूह क्या करते हैं कि आंदोलनकारी समूहों के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत मतलब भागीदारी कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते। ना तो दबाव समूह वाले ना आंदोलन वाले सीधे दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते। वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, वे उनके ऊपर प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, असर डालना चाहते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते या उनका संबंध नहीं होता। उनका एक राजनीतिक पक्ष जरूर होता है, एक कोई ना कोई उनका फेवर जरूर करता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष भी होता है। हर आंदोलन का अपना एक विचारधारा होती है और उसका अपना एक राजनीतिक पक्ष भी आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, अलग अलग रूप में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप आप देख सकते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं ना। कुछ मामलों की बात करें तो दबाव समूह क्या है? राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं, अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं ना। उनका नेतृत्व देखो आप, जैसे आप देखें कैसे आप कई सारे किसान दबाव समूह देखते होंगे, छात्र संगठन देखते होंगे,
महिला संगठन देखते होंगे। ये क्या है, किसी बड़ी पार्टी के द्वारा बनाए गए, हर पॉलिटिकल पार्टी के आपको ये दल देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी राजनीतिक दल के हैं तो उनके द्वारा बनाए जाते हैं और नेतृत्व भी उनके लोगों के द्वारा ही यहां पर किया जाता है। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो किसी बड़े राजनीतिक दल द्वारा बनाए गए हैं या उनसे उनकी राजनीतिक संबंधिता है, जुड़े हुए हैं वो उनसे। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता होते हैं, उनसे वो जुड़े होते हैं। कभी भी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। आंदोलन जो है वो कभी भी राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, वो बदलकर राजनीतिक दल बन जाते हैं, जिसे आपने जेपी मूवमेंट में देखा होगा, जेपी आंदोलन में देखा होगा, जैसे आपने अन्ना आंदोलन में देखा होगा। इन आंदोलनों के बाद आपने कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां या कई सारे बड़े नेता, होनहार नेता, बहुत एक्टिव और हर प्रकार के नेता आपने इन आंदोलनों से निकलते हुए देखे। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। ये एक उदाहरण है। क्या बन गई, उनने पहले बांग्लादेश से आने वाले छात्रों का विरोध किया, उसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, जब यह आंदोलन खत्म हुआ तो वो असम गण परिषद बन गई। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। बाद में डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। मतलब जितने भी समाज सुधार आंदोलन चले वहां पर चलाए गए, अब वो क्या है, आप उनको डीएमके और एआईडीएमके के रूप में आप वहां पर देख सकते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलनों का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, उनके द्वारा अलग अलग विरोधी पक्ष लिए जाते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दल के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग हाउस के जैसे ट्रीट कर लेते हैं कि वहां से ट्रेंड होकर आया है तो यहां पर ये काम करेगा, ऐसा भी देखने को हमें मिलता है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं अलग अलग, ये जिसमें क्या है, आप आंदोलनों के बारे में बात कर रहे हैं, दबाव समूह देख पा रहे हैं। ये कुछ कटिंग्स हैं जिनमें पेपर की कटिंग्स है जिनमें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग हेडिंग्स है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डिमांड की जा रही है कि हमको, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एसपी डिमांड्स द ट्रांसपेरेंसी इन एडीबी लोन्स। तो इस तरीके से क्या है, हर आदिवासी हरिजन को जमीन पट्टा दो। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने कैंपेन चलाना स्टार्ट किया, सरकार पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि अपने उद्देश्यों की ये पूर्ति कर सके। तो ये बात करी हमने आंदोलनकारी समूहों के बारे में, कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव क्या है, प्रत्यक्ष तरीके से कैसे जुड़ते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके कनेक्शंस के ऊपर भी हमने बात कर ली। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब अब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए अब कोई पेमेंट आपको नहीं करना। हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि हमारे टॉप कोर्स क्या है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्स आप देख पा रहे होंगे। ये सारे कोर्स क्या है, बिल्कुल निःशुल्क में आपको मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सिंपली सर्च कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप हमें वहां पाएंगे, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। वहां पर भी आपको नए नए सेशंस के बारे में जानकारियां मिलती रहेंगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।